हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज डेट है आपकी 9 फरवरी। और आप जैसा जानते हैं मेरी क्लास में जो मेरे सोर्स होते हैं, द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस से ही मैं करंट अफेयर बनाता हूं। और साथ ही साथ इस क्लास में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि सीधा आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिल सकते हैं। और यह क्लास पूरी हिंदी मीडियम के लिए बनाई गई है। चलिए, आज की पहली खबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, इस क्लास में उन्हीं न्यूज को शामिल किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पता करें कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना सिलेबस देखें, ठीक है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू देखें। अगर आप ये दोनों काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और बेसिक को लिंक कैसे करना है। ठीक है, देखिए करंट लिंक मैं साथ में लिख के भी देता हूँ। ये चर्चा में इसलिए था 31C कि 9 जजों की बेंच ने क्या किया है, जो 1978 के फैसले की समीक्षा कर रही है। अब देखिए, वो तो समीक्षा कर रहे हैं, पर ये है क्या 31C, पढ़ा है क्या आप लोगों ने लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी में। चलिए ओरिजिनल पॉइंट देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 25वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 द्वारा इसे जोड़ा गया, ताकि अनुच्छेद 39B और 39B और सी को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती ना दी जा सके। आप समझे, जो अनुच्छेद 14 है और जो अनुच्छेद 19 है उसके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सके। मतलब 31C को आपका 14 और 19 के आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था आपका 25वां, है ना। ये याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस आपसे फैक्ट में पूछ सकता है कि 31C को संविधान में अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर वरीयता दी गई थी। यह किस एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद होना चाहिए 25वां। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, फिर मैंने देखिए क्या लिखा है, यूपीएससी बेसिक एड ऑन। ठीक है, यूपीएससी और आगे समझिए पीसीएस का। जब बेसिक कहाँ से है तो आपका एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से। आर्टिकल 39B और सी क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं पता है क्या, अगर मैं पूछूं आप लोगों से? एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करते हैं, है ना। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। ठीक है। जो संसाधनों के स्वामित्व और वितरण को सार्वजनिक हित, देखिए सार्वजनिक हित में रखने की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी अगर हम देखें, यह मुद्दा भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना से जुड़ा है। अनुच्छेद 31C वह पुल है जहां डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। अगर यूपीएससी ने इसका इस्तेमाल कर दिया ना, तो आप कितना भी बेसिक पढ़ के जाइएगा, आप ट्रैप में फंस जाएंगे यूपीएससी के। आप खुद देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइन। मतलब अनुच्छेद 31C वह पुल है जहां डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। आपको पता होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, उनके लिए हम 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होते हैं? न्यायिक होते हैं। पर जो हमारे डीपीएसपी हैं उनके लिए हम नहीं जा सकते हैं, है ना। ये गैर न्यायिक, मतलब इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमको ये चीज़ नहीं मिली है डीपीएसपी में जो हमारे अनुच्छेद दे रखे हैं। क्योंकि वो राज्य को निर्देश देते हैं कि आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है, जिसमें आप आर्थिक और सामाजिक विकास को वरीयता दें, है ना। तो इस
अब आप देखिए कि डीपीएसपी इसके ऊपर फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राथमिकता दे रहा है, कौन सा, अनुच्छेद 31C। चलिए, मिनर्वा मिल्स केस 1980, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान ने मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच एक संतुलन बनाया है और 31C का असीमित विस्तार उस संतुलन को बिगाड़ता है। ये किसमें कहा था, मिनर्वा मिल्स केस में। अब देखिए, आपको मैंने इतना डिस्कस कर दिया है ना, इसमें आपने देखा होगा करंट अफेयर तो मैंने आपको बताया, देखिए करंट अफेयर में तो इतना है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर से लिंक क्या क्या है, ये देखिए आपके सामने कितने डेप्थ में पॉइंट है जहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाते हैं। अब चलिए एक काम करता हूं, मैं आपको इसके स्टैंडर्ड का, मतलब पीसीएस के, है ना, प्लस यूपीएससी के स्टैंडर्ड का एक एमसीक्यू दिखाता हूं जो इस पे बन सकता है। चलो अगर वैसा नहीं बना तो उन लाइनों को घुमाकर बन सकता है, अगर वैसे भी नहीं बना तो ये जो पॉइंट है ना, इन पे आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 31C जोड़ा गया था। 31C को मतलब संपत्ति के अधिकार का इतना अधिकार था कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे 14 और 19, इनके ऊपर वरीयता दी गई थी, है ना। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें याद रखना है। चलिए इसका एमसीक्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस क्लास में आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है ना करंट से लिंक करके, कि एग्ज़ाम के लिए कोई भी चीज़ रह ना जाए कहीं से भी। और जो आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा उस एमसीक्यू के नीचे व्याख्या दूंगा पूरी डिटेल में, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। देखिए ये रहा एमसीक्यू। आप क्लास को थोड़ा सा रोक लीजिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, जिससे आप देखिएगा आपने क्या गलती की है। मैं करता हूँ, अनुच्छेद 31C को 25वें संवैधानिक संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था, ये बात बिल्कुल सत्य है, जिसका उद्देश्य 39B 39C के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताइए आप लोग, है ना। 42वें संशोधन 1976 ने 31C का विस्तार करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी थी, जिसे मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई बताइए, बिल्कुल पढ़ाई। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है, यह केवल एक सामान्य कानूनी अधिकार है। अब बताओ, आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, बहुत पढ़ा होगा इसको, पर यूपीएससी ने आपको यहाँ ट्रैप पर डाल दिया लाइन। ये देखिए यूपीएससी का ये और स्टेट पीसीएस का स्टैंडर्ड है, ये ट्रैप है। मैं आपको बताऊं कानूनी के साथ ये संवैधानिक तो है ही ना, ये क्या कह रहा नहीं है ना। तो कथन 3 देखिए कितना गहरे डेप्थ में बनाया एमसीक्यू है, जैसे वो बनाते हैं। देखिए व्याख्या भी मैंने यहाँ दी है और लिख भी दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। यूपीएससी यही फंसाता है कि यह केवल कानूनी है, जबकि संविधान में वर्णित होने के कारण यह क्या है। देखिए ट्रैप देखिए यूपीएससी का। तो आपको इस क्लास में ये मान के चलिए करंट अफेयर ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी ना कि देखिए करंट अफेयर पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है। करंट अफेयर को हम लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आए क्लास देके चल दिए। आपने उस चीज को कितना डेप्थ में समझा और फिर उसके बाद आपने उस पर प्रैक्टिस की क्या। और प्रैक्टिस ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं बाकी सब मोह माया है, पढ़ाई मोह माया है। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे तो कम पढ़ो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, मैं बार बार कहता हूँ। और यही मैं पॉलिटी इकोनॉमी की क्लास लाऊंगा, तब भी मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा। टॉपिक किसी टॉपिक को मैंने मान के चलिए 2 मिनट रुकिए 2 मिनट। अब जैसे मान के चलिएगा किसी टॉपिक को मैंने लिया, ठीक, कोई भी टॉपिक लिया अपने क्लास में पॉलिटी या इकोनॉमी में, तो टॉपिक के साथ साथ मैं क्या करूँगा 10 एमसीक्यू डेली डेली क्लास में, ये तो चलना ही चलना है 10 मिनट्स में। क्यों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसलिए तो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतने साल हो गए हैं तैयारी की, इतनी पढ़ाई भी की पर रिजल्ट नहीं आया, प्रैक्टिस नहीं ना।
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपने पढ़ा होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इकोनॉमी में, अगर नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमी क्लास में पढ़ाऊंगा, पढ़िएगा। उसमें कुछ हमारे क्वालिटेटिव और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं कुछ गुणात्मक होते हैं और कुछ मात्रात्मक होते हैं। तो जो ये पीसीए है ये किस प्रकार के टूल्स में आता है, ये आता है आपका गुणात्मक, ठीक है, टूल्स में। करंट लिंक क्या है, आरबीआई ने अब सरकारी एनबीएफसी को भी पीसीए के दायरे में डाल दिया। देखिए ये तो थी न्यूज, पर इसमें हमारे काम का क्या है, इसमें हमारे काम का है एनबीएफसी क्या है, पीसीए क्या है। ये देखिए ओरिजिनल पॉइंट, इसके ट्रिगर पॉइंट में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, आप जब इकोनॉमी क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 90 डेज में अगर ब्याज और मूलधन दोनों ही बैंक का नहीं आ रहा है रिटर्न, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीआरएआर क्या है, टीयर 1 क्या है, ये सब बेसिक वर्ड है ना। तो अब इसे देखिए, ये है आपके काम की चीज, वो तो हो गई थी करंट की बात है, ये लीजिए सब है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, ये देखिए, ये यूपीएससी पूछता है स्टेट में से। यह बैंक की अपनी पूंजी है, मतलब ये देखिए ये है बैंक, ठीक है। अब बैंक के पास कुछ रुपया भी है ना, अपनी पूंजी और उसके जोखिम का अनुपात, मतलब इसका पैसा है, बैंक ने मान के चलिए पप्पू जी थे, बैंक ने पप्पू जी को उधार दिया, पप्पू जी पूरा पैसा खा गए, मकान ले लिए, गाड़ी ले लिए, सब कुछ ले लिए पप्पू जी। अब वो बैंक को नहीं लौटा पा रहे, मान लीजिए कि नीरव मोदी है ना, अब उसकी कितनी पूंजी बची है बैंक की जो नहीं, अब वापस तो नहीं आई ना, और कितना जोखिम था। तो बैंक के पास कितना कैपिटल है और कितना उसके पास क्या है, रिस्क है, सी अनुपात आर, आप इतना याद रखिए, कैपिटल और क्या, रिस्क, किसका, बैंक का। ये उसका एक अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नुकसान सहने की क्षमता रखता है। ये देखिए ये है बेसिक पॉइंट आपकी इकोनॉमी का एनसीईआरटी से। अब चलिए दूसरा बेसिक पॉइंट, अभी आप और अच्छे से समझना चाहें तो मेरी बेसिक की क्लास में आइएगा, उसमें पप्पू जी बहुत काम करते हैं मेरी क्लास में। कि पप्पू एक ऐसा नाम है जो सबको याद रहता है दिमाग में, इसलिए मैं पप्पू जी के सहारे ही पूरी इकोनॉमी पढ़ा देता हूँ। पप्पू जी बैंक जाते हैं, पप्पू जी ही सब कुछ करते हैं, है ना। एनबीएफसी वर्सेस बैंक, इनमें डिफरेंट क्या होता है, बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट जैसे चेक ले सकते हैं, है ना, लेकिन एनबीएफसी नहीं कर सकती ऐसा। एनबीएफसी को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जा सकता, वो चेक जारी नहीं कर सकते, है ना। और बाकी और डेप्थ में समझना है तो आपको बेसिक क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि करंट के भी टॉपिक होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। हाँ, पर इतना है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, वहां पर बेसिक में ऐड करता हूँ, बाकी आप एमसीक्यू कर लेंगे तो वहां पे और समझ में आपको आ जाएगा। गले में हो रही है थोड़ी दिक्कत, तो थोड़ा मेडिसिन से काम चलाना पड़ रहा है। देखिए टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, यह बैंक की मुख्य पूंजी, ये देखिए होती है, जिसे शेयर पूंजी घोषित रिजर्व शामिल होते हैं। यही यूपीएससी पूछ देगा ना, टीयर 1 कैपिटल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर आपको ये लाइन भी पता है तो आप एमसीक्यू कर लेंगे, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियस एस्पेरेंट हैं यूपीएससी और पीसीएस के, तो आप मेरी बेसिक की क्लास को बहुत अच्छे से जरूर लेंगे इन चीज़ों को डेप्थ में समझने के लिए, जिससे आपसे और गलती ना हो, क्योंकि मेरी जो क्लास होगी वो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से होगी। चलिए आज की तीसरी खबर क्या है, डब्लू बोसॉन क्या है देखिए, साइंस का क्वेश्चन, फिजिक्स का है ना। हालिया हालिया प्रयोगों में डब्लू बोसॉन का वजन उम्मीद से अधिक पाया गया। ओरिजिनल पॉइंट क्या है, यह जो यूनिवर्स होता है ना, ब्रह्मांड के 4 में से 3 मौलिक बलों की व्याख्या करता है, एक की नहीं करता। ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस का ट्रैप है आपके लिए। किसकी
किसकी नहीं करता, इसकी नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण की। बाकी सबकी करेगा, गुरुत्वाकर्षण की नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा लाइन बिल्कुल ध्यान से। यह वह कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। डब्ल्यू बोसोन का वजन बदलना इस बात पर सवाल उठाता है कि कण द्रव्यमान कैसे प्राप्त करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल लिमिटेशन, यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की व्याख्या नहीं कर पाता। अब डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, ये सब मैं आपको बता दूं। ये हमारे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रेशियो क्या होता है, यह किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, अभी भी बनते जा रहे हैं, है ना। डार्क मैटर क्या है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेसिक से भी जुड़ना होगा। अगर बेसिक से नहीं जुड़ेंगे तो करंट अफेयर में बहुत ही जल्द आएगा डार्क मैटर और एनर्जी, तो मैं उस पर डेप्थ में आपको और नॉलेज लाऊंगा। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यू बोसोन, तो इसके हिसाब से मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन थी उसको इसलिए ऐड किया, कहीं यूपीएससी ये लिख के दे देना कि व्याख्या कर लेता है तो नहीं करता है ना। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अब क्या करने लगे हैं, पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए। जैसे आपने करंट अफेयर द हिंदू में आया, आपने इसको तो पढ़ लिया, पर आपने ये नहीं पढ़ पाया, ये इसका बेसिक नहीं उठा पाया आपने। अब वो क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी से इसका ये बेसिक लाइन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बेसिक उठाएंगे और रख देंगे। अब आप क्या करोगे, आपका पढ़ा हुआ भी गलत हो जाएगा, है ना। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि टॉपिक जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो गलत ना हो आपके। चलिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, आरबीआई ने विदेशी निवेश को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना। एफपीआई क्या होता है, 2 मिनट, ठीक है। एफडीआई क्या होता है ना। इनमें डिफरेंट क्या होता है, इस सब आप इकोनॉमी की जब क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा। आपको यहाँ जो याद रखना है वो ये रखना है, यूपीएससी इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, स्टेट पीसीएस में उम्मीद है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, भ्रामक मार्केटिंग है। इसमें क्या करती है कंपनी, अपने मतलब प्रदूषण नहीं है, चीजें नहीं है, बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती हैं कि हम तो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हम तो कोई पोल्यूशन। देखिए अब पैसा जीवाश्म ईंधन या परमाणु ऊर्जा में नहीं लग सकता, ये बिल्कुल याद रखिएगा। यूपीएससी ट्रैप में फंसाएगा इस लाइन में। अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा आपसे, काट दो, यहाँ से शुरू करेगा। अब उसका अगला स्टेप यहाँ है 2026 वाले, समझ लीजिए आप, आपको एग्जाम में बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। बेसिक एड ऑन, यह सरकार द्वारा जारी किया गया कर्ज का साधन है। ग्रीन टेक का मतलब है कि जुटाई गई पूंजी का केवल प्रोजेक्ट में ही खर्च होगी। किस प्रोजेक्ट में खर्च होगी, आपका जो इको फ्रेंडली होंगे उनमें खर्च होगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर या बॉन्ड बाजार में निवेश करते हैं अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए, कभी भी निकल सकते हैं, है ना। और ये आप जब फाइनेंस मार्केट में आपको पढ़ाऊंगा, फाइनेंस मार्केट, तो उसमें मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि पैसा वास्तव में सौर ऊर्जा या जल प्रबंधन या स्वच्छ परिवहन में ही जा रहा है। एंड यूज मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, और आपको ये लाइन याद रखना। 3 लाइन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई बेसिक इतना है नहीं, करंट की लाइनें हैं, बाकी आप एमसीक्यू कर लेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ लेंगे। चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊपर एक और है, इन्वायरमेंट के ऊपर। मीथेन CH4, मीथेन प्लम्स का पता लगाया है। ओरिजिनल पॉइंट क्या है, मीथेन CO2 तो कितनी 80 गुना अधिक गर्मी सोखती है। मतलब ये हमारे जो, आप ये समझिए कि गर्मी में इतनी गर्मी, क्यों गर्मी सोख लेगी, वायुमंडल में ही रहेगी, कितना हीट कर देगी, है ना। ग्लोबल मीथेन प्लेग पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं भारत ने, क्योंकि हमारा उत्सर्जन कृषि और पशुपालन से है, तो भारत उसका विरोध कर रहा है बहुत। किसका, इस चीज, ये लाइन को याद रखिएगा। ये है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के ट्रैप। बच्चे क्या जल्दी में पढ़ के निकल जाते हैं,
थोड़ा सा वेट नहीं करते हो। मैं कहता हूँ वेट करना सीखो। यूपीएससी बेसिक एड ऑन, यूपीएससी लिख दिया पर इसको पीसीएस में भी शामिल करिएगा। पशुओं के पाचन तंत्र में गैस बनने की प्रक्रिया जिसके मेथेन निकलती है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेशन, एंट्रिक फॉर्मेशन। चलिए, धान के खेतों में पानी भरा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक पढ़ा तो होगा, धान के खेतों से, धान के खेतों से, इतना याद रखिएगा इस लाइन का, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लग का लक्ष्य कितना है? 2030 तक मीथेन को कितनी 30% कटौती करना। अब देखिए यूपीएससी स्टेट पीसीएस इसी को लेकर क्वेश्चन बना देंगे कि भारत इसमें शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत इसमें शामिल नहीं है। इसका 2028 तक 30% कटौती, नहीं 2028 तक नहीं, 2030 तक, है ना। तो यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इस तरीके से कार्य करते हैं। बाकी तो मैं नीचे आपको एमसीक्यू कराऊंगा ही। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पॉइंट नेमो क्या है? समुद्री स्पेस ग्रेविटी को देखिए 2030 के आसपास यहीं गिराने की योजना है। इंटरनेशनल जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है उसको, है ना, यह जमीन से कितना 2688 किलोमीटर दूर है। यह समुद्री जीवन बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोषक तत्वों की कमी है। यूपीएससी बेसिक एड ऑन, यह कहाँ स्थित है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी प्रशांत चक्र के कारण पोषक तत्व सतह पर नहीं आ पाते जिससे एक समुद्री रेगिस्तान जैसा है। अंतरिक्ष के मलबे को नियंत्रित तरीके से गिराने के लिए पॉइंट नेमो सबसे सुरक्षित स्थान है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियां, देखो मैं कह रहा हूँ इसको 5 स्टार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये समझ लीजिए कि 2026 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन पेपर में रखा ही मिलने वाला है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। पॉइंट नेमो, हाल ही के समाचार पत्रों में पॉइंट नेमो क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि यह जमीन से क्या 268 किलोमीटर, यह समुद्री जीवन बहुत कम है। यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हमारे जो भी उपग्रह हैं, जो भी चीजें अंतरिक्ष जो मलबा है वो यहाँ पे हम गिरा सकते हैं क्योंकि ये एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ मानवीय गतिविधियां क्या है, शून्य है, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। चलिए 7, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपीय संघ ने स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाया है। कार्बन लीकेज को रोकने के लिए डब्ल्यूटीपी के मोस्ट फेवर्ड नेशन इससे संबंधित है डब्ल्यूटीओ से, खिलाफ हो सकता है यूपीएससी बेसिक। देखिए ये मैं जो लाइन लिख रहा हूँ ना, इसका कारण है कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा शुरुआत, जब कंपनियां कड़े पर्यावरण नियम वाले देशों से हटकर ढीले नियम वाले देश में अपना उत्पाद ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बन लीकेज। मोस्ट फेवर्ड नेशन डब्ल्यूटीपी का नियम जो कहता है कि आप एक व्यापारिक भागीदार के साथ दूसरे की तुलना में भेदभाव नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, कार्बन लीकेज क्या है, ये देखो मैंने सब दे रखा है ना। कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत जैसे देशों का तर्क है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि विकासशील देशों पर टैक्स लगाना चाहिए। अब इसमें आपको सीखने को क्या मिला, आपको सीखने को मिला ये देखिए, एक ए, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये के लाइन टैक्स लगा रहा है क्या, स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 350B, भाषाई जनगणना और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण के संदर्भ में, ठीक है, ये करंट में आया। इसे 7वें संशोधन 1956 के द्वारा जो है यह है सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। ये देखिए कितना बेसिक पढ़ा है भाई, लक्ष्मीकांत वाले आ जाओ, एनसीईआरटी वाले आ जाओ। अब मुझे आप दोनों बताओ मिलके कि आपने कितनी बारीकी से ये पॉइंट देखा था, बताओ। अब ऐसे ही ना डेप्थ में जो चीज होती है ना, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाता है। उसे पता है कि बच्चे इस चीज को तुरंत पढ़ के आगे बढ़ गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने नोट्स में शामिल ही नहीं किया। और यहाँ वह चीज शामिल की जाती है जहां से क्वेश्चन देखिए कहाँ है, यूपी में है।
किसका? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये होती क्या है? ये वे समूह हैं जिनकी भाषा मातृभाषा उस राज्य की प्रमुख भाषा से अलग है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यह अधिकारी यह जांच करता है कि यह अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा मिल रही है या नहीं, और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। राष्ट्रपति कहाँ? संसद के पटल पर रखवाते हैं। आज दवाई पी के काम चलाना पड़ रहा है। गला एकदम, एक तो ठंड हो रही है और मेकांग गंगा सहयोग करंट में क्यों था? म्यांमार संकट के बावजूद भारत इस मंच का उपयोग कर रहा है। और पॉइंट, भारत प्लस आपके आसियान के 5 सदस्य शामिल हैं। ये किस क्षेत्र के? संस्कृत, शिक्षा, पर्यटन, सुरक्षा शामिल नहीं है इसमें। देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का ट्रैप आ गया। ठीक है, मेकोंग रिवर यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। एमसीजी भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख संस्कृति और कनेक्टिव। ये देखिए मेंस के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड राजमार्ग इस सहयोग के एक भौतिक उदाहरण है। इसको याद रखिएगा, ट्रिलेटरल हाईवे, भारत, म्यांमार, थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी स्टेट पीसीएस आपको फंसाएंगे। और एक ट्रैप है। ठीक है, इन ट्रैपों को याद रखिएगा। बाकी कुछ याद रखें या ना रखें, ये जरूर जो मैंने दो डार्क हाईलाइट किए ना, इनको याद रखिए। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो करंट अफेयर शामिल करता हूँ ना, 11 न्यूज़, जो 11 न्यूज़ शामिल हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप एक भी न्यूज़ ऐसी देख लीजिए कि मैंने फालतू की इसमें कोई डिस्कस किया हो, आप उठाइए PYQ सिलेबस, तो आप जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट ही चीज़ें लाता हूँ। जैसे 9 तारीख की क्या बहुत है जो एग्जाम में सीधे मिलेंगी। जिनोम वैली सिंथेटिक बायोलॉजी बायोटेक क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन की घोषणा। ठीक है, जीवित प्रणालियों को द्वारा डिजाइन करने की तकनीकें, इसमें बायो पायरेसी जैसे नैतिक। देखिए आपके पेपर 4 के लिए मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको प्रीलिम्स बेस्ड, है ना, प्री बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, और मेंस के लिए मेरी क्लास दूसरी चलेगी। ये याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस याद रख लो, सीधा पूछ देगा कि जिनोम वैली का वो भारत का पहला व्यवस्थित बायोटेक क्लस्टर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद। बायोपायरेसी क्या है? स्वदेशी जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति और बिना लाभ साझा किए व्यावसायिक उपयोग करना। बायोएथिक, इसमें चर्चा होती है कि मनुष्य को प्राकृतिक डीएनए में बदलाव करने का अधिकार है, उसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। आज की आखिरी खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर ये भी है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 100 किलोमीटर से अधिक क्वांटम नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है किन के बीच? ये स्टेट पीसीएस याद रखे। ये देखो, जैसी हैकिंग होगी फोटोन का व्यवहार बदल जाता है। यह भौतिकी के नियमों पर आधारित है। आपकी शुरुआत होती है यहाँ से, जो हमें यह कहता है कि आप किसी कण जैसे फोटोन की स्थिति और गति दोनों को एक साथ सटीक रूप से नहीं माप सकते। मापनी क्रिया उसे बदल देती है। फोटोन क्या है? प्रकाश का सबसे छोटा कण है जो QKD में डेटा भेजने के लिए फोटोन की ध्रुवीकरण का उपयोग होता है। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है? वह स्थिति जब क्वांटम कंप्यूटर किसी ऐसे काम को कर ले जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के लिए असंभव है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए, अब चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। और एमसीक्यू के लिए मैंने आपको जो बताया, आपको वही करना है कि क्लास को होल्ड करना है एमसीक्यू आने पर, और आपको खुद करने का प्रयास करना है, फिर देखना है। मैं यहाँ पे तुरंत ही कर दूंगा कि हमने गलती कहाँ की है, आपको यूपीएससी ट्रैप में कहाँ फंसा सकती है, वो यहाँ पर मैं बता दूंगा। चलिए, आप अपनी क्लास रोक लीजिए, आप खुद करने का प्रयास करिए, मैं इसको करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक का पीसीए ढांचा उन सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू जिनका संचालन सरकार द्वारा किया, चाहे वे बैंक हो या एनबीएफसी। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि सभी नहीं। आपको नीचे व्याख्या में भी देखिएगा, किसी एनबीएफसी को पीसीए की दायरे में लाने के लिए शुद्ध एनपीए, बिल्कुल सही बात है। 6% से अधिक होना अनिवार्य शर्त है। देखिए, मैंने एनपीए आपको वहां पे कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनबीएफसी। अब ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किस लेवल को बनाएंगे, वहां पर लिखा है टियर 1 लीवरेज अनुपात पीसीए ढांचे के तहत संस्थानों की निगरानी का एक प्रमुख मानक है। हाँ, ये बात सही है। ट्रैप आपका था यहाँ, और ट्रैप क्या था, चलो पहले आंसर बता दो। इसका आंसर है बी। अब देखिए ट्रैप क्या था पहले में, ये लीजिए। इसलिए मैं व्याख्या भी नीचे दे रहा हूँ कि यूपीएससी ना और स्टेट पीसीएस आपसे गलती कहीं से भी न करा पाए। पीसीए सभी वित्तीय संस्थानों पर नहीं, बल्कि चुनिंदा जमा लेने वाली, बड़ी और जमा ना लेने वाली एनबीएफसी पर लागू होता है। ठीक है, छोटी एनबीएफसी इससे बाहर है। ठीक है, ये देखो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने आपको टॉपिक पर, देखिए यहाँ पे जो करंट अफेयर का मैं एमसीक्यू बनाता हूँ ना, टॉपिक का नाम देखिए, टॉपिक पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड मॉडल ब्रह्मांड के मूलभूत कणों को उनके बीच कार्य करने के वाले। देखो, ये मैंने कहा था 3 करता है गुरुत्वाकर्षण, वो छोड़ के तो गलत बात। वसंत दुल्हन नाम की बल का वाहक है जो परमाणु रेडियो दोनों की जिम्मेदारी। गली में हो रही दिक्कत, यदि डब्ल्यू वोशन का द्रव्यमान स्टैंडर्ड मॉडल की गणना बिन पाचा तो आप ये देखिए, आपको देखिए मैंने पहले ही काट दिया था, उससे ही आपको सीधा यहाँ देख लिया करिए, गलत तो नहीं पूछा है। कभी कभी यहाँ से भी ट्रैप कर देता है ना, इसको याद रखिए। तो इसका आंसर है बी। बी आंसर है, क्यों आप देखिए यहाँ पूरा एक्सप्लेन आपको किया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से। चलिए, चौथा एमसीक्यू आपके सामने देखिए। चौथा ही टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है, ग्रीन बॉन्ड है ना, और ग्रीन वॉशिंग। धन का उपयोग केवल उन परियोजनाओं में किया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी करती हैं। ग्रीन वॉशिंग का पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी संस्था द्वारा किए वास्तविक और प्रमाणिक निवेश से भारत ग्रीन करने होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा इसका प्रधान। बताइए इसका आंसर। ट्रैप, एरा ट्रैप, येलो ट्रैप। बताओ, जल्दी बताओ, मैं फिर से रुक रहा हूँ। इस सब ट्रैप की लाइनें देख रहे हो आप, बता ली। देखो यहाँ पे छोटा सा आपको, देखो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पे क्वेश्चन बना रहा है ना, बना रहा है ना। अब बीच में आपका दिमाग यहाँ पे उसने भटका दिया। ग्रीन वॉशिंग का अर्थ मैंने क्या कहा था, भ्रामक तरीके से चीजों को दिखाना। कंपनियां दिखाती हैं कि हम पॉल्यूशन, ये क्या कह रहा है, अर्थ है पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी संस्था द्वारा किया गया वास्तविक प्रमाणित निवेश। कितनी गलत, बस आपने इस छोटे शब्द को लिखा, जल्दबाजी कर दी। अब बताओ क्या आंसर है। यही है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का गेम, है ना। आता हुआ भी गलत करा ले जाएगी। ये देखो, ये देखो आपके सामने है ना। ठीक है, चलिए, आता हुआ भी गलत कराती है यूपीएससी। कहाँ कराती है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। मीथेन का वायुमंडलीय जीवनकाल कार्बन डाइऑक्साइड से कम है, सही बात है, क्योंकि इसका 20 या 12, लेकिन इसकी ग्लोबल वार्मिंग हाँ बहुत अधिक होती है, बहुत तेज होती है। ग्लोबल मीथेन प्रेस पर नहीं, भारत ने कहा, तो भारत तो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि हम कृषि और पशुपालन से ही हमारा सबसे ज़्यादा होता है। तो 2 को काटने पे ही हमें आंसर मिल गया, तो हम तीसरा चलो तब भी पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया। ठीक है, तो हमें मिल ही गया है आंसर, तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया भी था, 20 साल के अंतराल पर शक्तिशाली अधिक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं नीचे व्याख्या भी आपको देता हूँ, और आप एमसीक्यू देखेंगे सारे सीधे से, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ सीधे एग्जाम में आपको छपेंगे। बस ये थोड़ा सा चेंज हो। इसमें क्या है, आजकल यूपीएससी क्या करने लगा, कथन 1, कथन 2, कथन 3 की सही व्याख्या करते हैं, कथन 3, कथन 1, कथन 2 की सही व्याख्या करते हैं, कथन 2, कथन 1, कथन 3 की सही व्याख्या करते हैं। इस तरीके से खेलता है। पर आप, मैं बताऊं इसका सबसे आसान तरीका, इसका सबसे आसान तोड़ मैं बताऊं आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके जो पॉइंट है ना, पहली पहली वाली चीज याद रखिए, इन पर पकड़ बनाइए। 100% क्या गलत है, 100% क्या सही है,
और आपने पढ़ाई की होगी, आप पहचान जाएंगे। आपने जहाँ गलत निकाल लिया, आपने आंसर दे दिया। देखिए, पॉइंट नेमो को दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है क्योंकि यह किसी भूभाग पे समुद्री दूरी के सब सही बात है। यह समुद्री जल पोषण की कमी कारणों से बिल्कुल सही बात है। ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, 5 स्टार दिए थे इसको भी, है ना। करंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा। पॉइंट नेमो क्या है, कथन क्या पूछा है, सही पूछा है, ये जरूर देखा करिए, है ना। और आने वाले समय में उस तरीके से भी कथन बनाऊंगा, है ना। इस तरीके से यूपीएससी आजकल बना रहा है, पर मैं आपको बताऊं उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपको इन 3 पॉइंटों पे अच्छे से पकड़ है ना कि क्या गलत है, अगर आपने ये निकाल लिया तो आप आंसर आराम से दे लेंगे, कोई समस्या नहीं। वो सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा बना दिए हैं, आप तो बस इन पे ध्यान दीजिए। बताइए इसका आंसर। देखिए, एक ट्रैप वाली लाइन ये सीधी है, भारत ने इसका समर्थन किया नहीं, भारत इसका समर्थन नहीं कर रहा है। चलो लिख लो। अब बचता है दूसरा, पढ़ लेते हैं। यह तंत्र प्रदूषक भुगतान करता है, सिद्धांत पर आधारित, बात सही है। ये लो आंसर लीजिए। पढ़ना ही नहीं है मुझे, पहला पढ़ना ही नहीं है, सीधी बात, नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे दिख गया 100% गलत, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। 100% गलत बात बोल दी, जब 100% गलत बात बोल दी तो मैं आगे ज़्यादा देखूंगा नहीं, हाँ दूसरा जरूर देख लूंगा। ये 100% सही बात बोल दी, और उसके बाद क्या करना है, कैसे भी कथन दे दो मैं कर लूंगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप जल्दी खत्म कीजिए। देखिए, मैंने बताया राष्ट्रपति, तो ये बात है गलत। अब 100% गलत है ये, क्या है, 100% गलत है। तो 100% गलत है तो ये चला गया आपका, और ये चला गया। अब 3 है दोनों में, अब एक काम करते हैं 3 पढ़ लेते हैं। यह 7वें संविधान संशोधन के माध्यम, हाँ बात सही है, बिल्कुल किया गया है, तो बात 3 भी सही हो गई। अब चलो, अब मुझे यहाँ दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा। ये 100% हमारी बात सही हो गई। यह आधिकारिक कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना, और बिल्कुल बात सही है, ये भी 100% हमारी बात सही है। तो 2 और 3 जहां है उसको मारिए आंसर। और इसी तरीके से कैसे भी दे दे कि कथन 2, 3, कथन 3 की सही व्याख्या करता है, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 की सही व्याख्या करता है। अगर आपने इस तरीके से थोड़ा सा, देखिए मुझे मुश्किल से आधा मिनट लगा ये करने में, है ना। इसी तरीके से कर लिया करिए। आप पढ़े होंगे, आपको कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप कर ले जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि पेपर कठिन था। मैं बताऊं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसी, देखिए पीसीएस 150 क्वेश्चन दे रहा है, यूपीएससी 100 क्वेश्चन दे रहा है। इसमें 90 कर लो आ जाओगे, इसमें 47 कर लो आ जाओगे। अब बताओ, इतने भी नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, पढ़ने का तरीका गलत है, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। अब वो कथन बड़े बना दे रहे हैं, चीजें बड़े, उसमें गुमराह हो रहे हैं। अरे आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी कर ले एग्जामिनर, आप चीजें निकाल ले जाओगे। अब मैं क्या कहता हूँ, इसमें 35 से 40 तो करंट अफेयर ही होता है, जिसमें से इस वाली बात कर रहा हूँ, जिसमें से आप 27 तो ऐसे ही कर ले जाओगे। बाकी आपको मैं बेसिक पढ़ा दूंगा, जिसमें पॉलिटी के कम से कम 18 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से पॉलिटी में 16 तो बेसिक बेसिक से ही आते हैं। तो ऐसे ही निकल जाता है। और रही 90 क्वेश्चन की बात, तो अब इन 90 क्वेश्चन पे कैसे क्या करना है वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। चलिए, अब देखो ये ट्रैप है, मैंने कहा था ना 5, इसमें चीन नहीं है, ठीक है। तो पहला है गलत। लो भाई, आंसर ले लो। नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, चलो पढ़ लेता हूँ, ऊपर पढ़ाया ही हुआ है, ठीक है। चलिए, 10वां एमसीक्यू आपके सामने, बताइए इसका आंसर। देखो, लो लो ट्रैप मैंने फिर पकड़ लिया। मैंने क्या बताया था, हैदराबाद, यहाँ लिखा है बेंगलुरु। चल भाई तुम लिख लो, ये लो, ये लो, ये लो। इस तरीके से यूपीएससी आजकल बना नहीं रहा है कथन, पर हाँ कैसे भी कथन बना दे, मैं कह रहा हूँ कितने भी बड़े बना दे, आधे पेज में बना दे, पर आप 100% गलत कर चुके हो। अब जहां कथन में दो 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 3 की व्याख्या करता है, 2 1 की व्याख्या करता है, वो काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्रिक वही है आज भी, है ना। बस थोड़ा सा डराने का प्रयास करता है यूपीएससी। चलिए इसका आंसर बताइए। फाइबर में भी किया जाता है ना। और ये दोनों चीजें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। कथन सही पूछा है? हाँ सही पूछा है, क्योंकि इस स्टेप में मैं भी बहुत फंसता था, गलत यहाँ लिख देता था और मैं ध्यान देता ही नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यान दिया करिए। तो इसका होगा आंसर ए, ये लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसी क्लास में जुड़े रहिए। और हिंदी माध्यम के लिए ये समझ लीजिए रामबाण क्लास है, जिसमें बेसिक प्लस करंट अफेयर और 7 से 8 सोर्स होते हैं, वो भी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लाया जाता है। कोई भी फालतू की बात इस क्लास में नहीं होती है। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, वहां से आप ले लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करिए, एमसीक्यू को भी कल लीजिएगा, है ना। और अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़िए। जितने अधिक लोग होंगे मैं उतने जल्दी ही और अधिक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरे द्वारा पॉलिटी भी आपको मिलेगी, है ना, इकोनॉमी भी मिलेगी। ठीक है, आपको जियोग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको एनवायरनमेंट भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब ये कोर सब्जेक्ट जो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा, शॉर्ट नोट से पढ़ाऊंगा। मेरे पास बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से मैंने स्वयं बनाए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। धन्यवाद।